मूल अधिकार क्या होता है और इस अधिकार को मूल अधिकार ही नाम क्यों दिया गया? किस देश के शासक को मूल अधिकार के उल्लंघन करने के कारण उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था? मैग्ना कार्टा क्या होता है और सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा को कब और क्यों जारी किया गया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। आज के क्लास में हम लोग मूल अधिकार के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। परिचय कहने का मतलब कि मूल अधिकार क्या होता है, भारतीय संविधान में इस मूल अधिकार के बारे में कहाँ पर वर्णन किया गया है, मूल अधिकार का स्रोत क्या है, मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ, क्यों इस अधिकार को मूल अधिकार ही नाम दिया गया, और मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और वर्तमान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो इन्हीं परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार के परिचय के अंतर्गत कि मूल अधिकार क्या होता है, किसे कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, अर्थात वे अधिकार जिसके अभाव में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाए तो उस अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यह समझे कि मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए या उसके व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी वजह से किसी भी संविधान के द्वारा, चाहे वह लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, तो किसी भी संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को यह मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। यह तो है मूल अधिकार। अब हम अगर बात करें भारत की, भारतीय संविधान की बात करें, तो अन्य संविधान के तरह भारत के संविधान ने भी अपने नागरिकों को, अर्थात भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो वही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भारत के संविधान में कहाँ पर है, यानी इस मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो आइए उसे जानते हैं कि मूल अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान में जिस मूल अधिकार का वर्णन किया गया है तो उसका स्रोत क्या है, अर्थात किस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार को लिया गया है। तो वह है अमेरिका का संविधान। मतलब अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया है। तो स्रोत जान लिए। अब बात करते हैं कि यह जो भाग 3 है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा, जिसे हिंदी में अधिकार पत्र या फिर अधिकार का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को या भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र या अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो वह होगा भाग 3। अब यहाँ से सवाल उठता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है और
भाग 3 को ही, यानी संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, जिसे हिंदी में अधिकार पत्र या अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो बात करते हैं मैग्ना कार्टा के बारे में कि लिखित रूप में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज या प्रपत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ क्या वर्ड है? लिखित रूप में, या फिर हम ऐसे समझें इस वर्ड को कि जब नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देने के लिए लिखित रूप में घोषणा किया जाता है तो उस लिखित घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र या अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी को, मतलब अगर मान लीजिए कि हम आप लोगों को बहुत सारा अधिकार देना चाह रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से, अगर हम आप लोगों को बहुत सारा अधिकार देने के लिए लिखित रूप में घोषणा करते हैं तो उस लिखित घोषणा पत्र को ही मैग्ना कार्टा या फिर उसे ही हिंदी में अधिकार पत्र या अधिकार का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो आप समझे होंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम इस मैग्ना कार्टा को या अधिकार पत्र को कब जारी किया गया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसे सर्वप्रथम जारी कब किया गया था। 15 जून 1215 ईस्वी को पश्चिमी लंदन में थेम्स नदी के किनारे, ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम यह जो मैग्ना कार्टा जारी किया गया था तो वह 15 जून 1215 ईस्वी को पश्चिमी लंदन में थेम्स नदी के किनारे रनीमीड नामक स्थान पर इंग्लैंड या ब्रिटेन के राजा जॉन ने अपने सामंतों को जारी किया था सर्वप्रथम। तो कौन से राजा ने इसे जारी किया था? तो इंग्लैंड के राजा जिनका नाम था जॉन ने किसे? अपने सामंतों को जारी किया था। सामंत इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि होते थे, जिसे इंग्लैंड में या हम कह सकते हैं ब्रिटेन में उन्हें बैरन कहा जाता था। किन्हें? सामंतों को, जो वहाँ के राजा के प्रतिनिधि होते थे और उन्हें ही ब्रिटेन में बैरन कहा जाता था। तो जब 15 जून 1215 ईस्वी को इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने सामंतों को यह मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र जारी किया, तब यही अधिकार पत्र, यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि यह जो अधिकार पत्र जारी किया गया था 1215 ईस्वी को, तो यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज या पहला लिखित प्रपत्र था या पहला लिखित अधिकार पत्र था। तो अगर पूछा जाए आपसे यहाँ से प्रश्न कि नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज कौन सा था, तो वह होगा 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र, जो इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने सामंतों को जारी किया था। तो वही अधिकार पत्र ये नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित वह पहला लिखित दस्तावेज था। सर्वप्रथम यही लिखित रूप से दस्तावेज को जारी किया गया था नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देने के लिए। अब बात करते हैं आखिर सर्वप्रथम जिस मैग्ना कार्टा को जारी किया गया था, अधिकार पत्र को जारी किया गया था, तो आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कोई ना कोई तो वजह रहा होगा इसे जारी करने की। तो आइए उस वजह को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था कि 1199 ईस्वी में जॉन ब्रिटेन के राजा बने। ये जो जॉन नाम के व्यक्ति थे, तो 1199 ईस्वी में ये ब्रिटेन के राजा बने। तो ब्रिटेन के राजा बनने के बाद इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग, मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था और इनके पद के दुरुपयोग करने की वजह से वहाँ के सामंत, धार्मिक लोग, आम लोग, ये सभी जो है उनके इन कार्यों के वजह से परेशान हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। हुआ यह था कि जब जॉन
1199 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा बने तो उसके 3-4 साल के बाद ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध स्टार्ट हो चुका था। जब युद्ध शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ कि वहाँ की यानी इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, और आर्थिक स्थिति खराब होने के वजह से राजा जॉन ने क्या किया कि वहाँ पर मनमाने तरीके से लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया, और इसी के विरुद्ध जो है वहाँ के जो सामंत थे उन्होंने इंग्लैंड के राजा जॉन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। लेकिन जब उन लोगों ने आवाज़ उठाई तो जॉन ने क्या किया कि उन लोगों के आवाज़ को बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया, अर्थात उन सामंतों का जो है बर्बरतापूर्वक दमन करना शुरू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन सामंतों ने इंग्लैंड के राजा जॉन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया, और जब विद्रोह शुरू हुआ तो राजा जॉन के पास सामंतों के साथ संधि करने के सिवाय और कोई भी दूसरा चारा नहीं बचा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजा जॉन को सामंतों के साथ संधि करना पड़ा और उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। कब, तो 15 जून 1215 ईस्वी को। तो वही संधि पत्र, जिस संधि पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था, तो वही क्या हुआ, मैग्ना कार्टा कहलाया या अधिकार पत्र कहलाया। वैसे तो अगर हम बात करें कि यह जो मैग्ना कार्टा जारी किया गया था सर्वप्रथम, तो वह सामंतों को बहुत सारे अधिकार देने के उद्देश्य से यह मैग्ना कार्टा को जारी किया गया था, इस अधिकार पत्र को जारी किया गया था। लेकिन इसी अधिकार पत्र के माध्यम से पहली बार औपचारिक रूप से यह भी तय किया गया कि कानून ही सर्वोच्च है, कानून ही सर्वश्रेष्ठ है, और राजा को भी इस कानून के अंदर ही रहकर कार्य करना होगा। तो यह पहली बार औपचारिक रूप से इसी मैग्ना कार्टा के तहत यह तय किया गया था कि कानून ही सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति विशेष सर्वोच्च नहीं है, बल्कि कौन सर्वोच्च है, तो कानून सर्वोच्च है, और आम नागरिक के तरह वहाँ के राजा भी उस कानून के अंदर रहकर ही कार्य करेंगे। तो यही था मैग्ना कार्टा, और सर्वप्रथम क्यों जारी किया गया, इसके क्या कारण थे, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जाने। अब बात करते हैं कि आखिर संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है। तो यहाँ अभी हम लोग क्या पढ़े डेफिनेशन में कि लिखित रूप में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चूंकि इस भाग 3 में क्या है कि लिखित रूप से भारत के नागरिकों को बहुत सारे मूल अधिकार प्रदान किए गए, इसी वजह से इस भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके साथ साथ एक और वजह यह भी है कि जितना विस्तार पूर्वक वर्णन मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में किया गया है, उतना विश्व में किसी भी दूसरे देश के संविधान में नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के संविधान में भी इतना विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है जितना भारत के संविधान में किया गया है। अमेरिका के संविधान से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान जो किया गया है तो वह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकार का उतना विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है जितना भारत के संविधान में किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि विश्व में मूल अधिकार का सबसे विस्तृत वर्णन भारत के संविधान में ही किया गया है। तो इन्हीं कारणों की वजह से संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र या अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार के विकास के बारे में, कि मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई विश्व के संदर्भ में, फिर भारत के संदर्भ में इसकी मांग सर्वप्रथम कब की गई, क्यों किया गया, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में कि विश्व के संदर्भ में मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कब हुआ। तो सर्वप्रथम विकास की अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम विश्व में मूल अधिकार का विकास कहाँ हुआ, तो वह ब्रिटेन में हुआ था। कब, तो 1215 ईस्वी में हुआ था। अभी आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि चूंकि मैग्ना कार्टा क्या था कि लिखित रूप में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज,
ठीक है, तो जो कब शुरू हुआ था 1215 ईस्वी में। तो वही है कि सर्वप्रथम मूल अधिकार का जो विकास हुआ वह ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और कब, तो 1215 ईस्वी में। पूरा डेट बोला जाए तो 15 जून 1215 ईस्वी को यहाँ डेट लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बात करें कि इसका क्रम कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, तो फिर बात करते हैं 1689 ईस्वी की। 1689 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक बिल लाया गया, मतलब नागरिकों को, पहले हम यह जानते हैं कि 1689 ईस्वी में एक, मतलब कि जो दस्तावेज, एक अन्य दस्तावेज को लाया गया जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। यह कहाँ पर लाया गया और किस लिए लाया गया, तो ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज को लाया गया था 1689 ईस्वी में, जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब यह बिल ऑफ राइट्स को 1689 ईस्वी में लाया गया, तब इसके बाद ब्रिटेन के अलग अलग राजाओं ने, मतलब अलग अलग समय में जो भी वहाँ के राजा बने अलग अलग, तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन के नागरिकों को जो भी अधिकार प्रदान किए, समय समय पर जो भी उन लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान की, तो उन सभी का समावेश कहाँ पर किया गया, उन सभी का संकलन कहाँ पर किया गया है, तो बिल ऑफ राइट्स में किया गया है। तो इसी वजह से ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को ही मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन में मूल अधिकार को किस नाम से या किसे मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, तो बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, तो ब्रिटेन में। फिर बात करते हैं कि 1789 ईस्वी की। 1789 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांस में क्या हुआ कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा फ्रांस ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे। तो कब किए थे, तो 1789 ईस्वी में। इसके लिए वहाँ के नागरिकों को काफ़ी हद तक संघर्ष करना पड़ा था, और उसी संघर्ष के बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस ने क्या किया था कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे। जब वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया, तब वहाँ के नागरिक अपने मूल अधिकार के प्रति काफ़ी सजग थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जब वहाँ के राजा यानी फ्रांस के शासक लुई 16वां ने, जब उन्होंने मूल अधिकार का उल्लंघन किया, तो मूल अधिकार के उल्लंघन करने के कारण फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब फिर बात करें कि इसके बाद 1791 ईस्वी की। 1791 ईस्वी में क्या हुआ कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। इससे पहले किसी देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम अगर हम बोले कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकार का प्रावधान किया गया, यहाँ वर्ड है संविधान, किस देश के संविधान में, तो वह होगा अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। कब, 1791 ईस्वी में। लेकिन हम बात करें कि जब अमेरिका का मूल संविधान तैयार हुआ था, तो उस मूल संविधान में, अमेरिका के उस मूल संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन आगे चलकर 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया, और उसी संविधान संशोधन अधिनियम 1791 के द्वारा 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा गया था, मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। अभी हम लोग जिस तरह से देखें कि ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक उसी तरीके से फ्रांस एवं अमेरिका में मूल अधिकार को प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन कौन से अधिकार के रूप में, तो प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय। तो अप्रतिदेय मतलब ये प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय के रूप में मूल अधिकार को कहां पर स्वीकार किया गया है, तो फ्रांस एवं अमेरिका में। विश्व के संदर्भ में हम लोग देख लिए, अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में।
जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कई सारे अधिकारों की ज़रूरत पड़ी थी। उन लोगों को ऐसा लगा था कि हमें कई सारे अधिकार चाहिए। तो उन्हीं अधिकारों को देखते हुए उन लोगों ने समय समय पर अपने अधिकारों की मांग की, अपने मूल अधिकार की मांग की और भविष्य में इन्हें भारतीय संविधान में शामिल करने की भी मांग की गई थी। तो आइए भारत के संदर्भ में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम बात करें कि 1895 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई थी। किस माध्यम से? तो संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से 1895 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई। उसके बाद फिर बात करें कि 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा इस अधिकार की मांग की गई। फिर बात करते हैं कि 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा मांग किया गया था। किस माध्यम से? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इन्होंने 1925 ईस्वी में मूल अधिकार का मांग किया था। उसके बाद फिर बात करते हैं कि 1927 एवं 1931 ईस्वी में क्या हुआ कि कांग्रेस के मद्रास एवं कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था। क्योंकि 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था और 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो इन्हीं दो अधिवेशनों में मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था। फिर बात करते हैं कि 1928 में क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकार का मांग किया गया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर क्या था कि वर्ड था प्रस्ताव का पास होना, तो इसी वजह से हम 1927 और 1931 दोनों को एक साथ लिख दिए। लेकिन ऐसे क्रम क्या है कि पहले 1927 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, फिर 1928 आएगा और तब जाकर फिर 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा। इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 1931 में क्या हुआ कि गांधी जी के द्वारा भी जो है मूल अधिकार की मांग की गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने इस अधिकार की मांग किया था। लेकिन क्या हुआ कि 1934 ईस्वी में संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा गांधी जी के इन मांग को अस्वीकार कर दिया गया था और अस्वीकार करने की वजह से ही 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका कारण यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मूल अधिकार को 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया है, तो जवाब होगा नहीं। और क्यों नहीं, तो इसे अभी आप लोग जानें। फिर बात करते हैं कि इसके बाद 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भी इस मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और फिर क्या हुआ कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब उस दौरान मूल अधिकार के लिए एक परामर्श समिति एवं उप समिति का गठन किया गया था, जिसे हम लोग संविधान सभा के दौरान भी, संविधान सभा का जब निर्माण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकार के लिए एक परामर्श समिति एवं एक उप समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो परामर्श समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में किया गया था, जबकि उप समिति का गठन जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। और इन्हीं लोगों की सिफारिश पर, यानी इन्हीं समिति के सिफारिश पर क्या हुआ कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो यह तो था कि मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ। यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार का तात्पर्य, ठीक है, मूल अधिकार का क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है। अभी हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हम लोग सरल भाषा में समझे थे कि मूल अधिकार क्या है, लेकिन मूल अधिकार का अब एक हम क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्योंकि एग्जाम के वर्ड को भी लेना है, ठीक है। तो मूल अधिकार का तात्पर्य कहने का मतलब क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब राजनीतिक रूप से जो लोकतंत्र है हमारा, तो उसके आदर्शों की उन्नति करना। कैसे? तो आइए देखते हैं कि
क्या है कि यह जो मूल अधिकार है वह देश में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है एवं इसके साथ साथ राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य के कठोर नियम, यहाँ राज्य का मतलब सरकार भी होता है। ऐसे राज्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पर यह समझिए कि यह जो मूल अधिकार है वह राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध, मान के चलिए कि अगर सरकार नागरिकों के विरुद्ध कोई कठोर नियम बना देता है तो उसी कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो यह मूल अधिकार प्रदान करता है। अगर हम संक्षेप में कहें, शॉर्ट में कहें कि इस मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो मूल अधिकार का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। तो अभी हम लोग इस वर्ड को यहाँ पर भी पढ़े थे कि जो सर्वप्रथम ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा को जारी किया गया था, तो वहाँ पर क्या पढ़े थे कि औपचारिक रूप से उस मैग्ना कार्टा के द्वारा, अधिकार पत्र के द्वारा यह पहली बार तय किया गया था कि कानून ही सर्वोच्च होगा और उसी कानून के अंदर राजा को भी अर्थात सरकार को भी उसके अंदर रहकर कार्य करना होगा। तो वही मतलब है कि मूल अधिकार का कहने का मतलब यह है, उसका उद्देश्य यह है कि कानून की सरकार बनाना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की सरकार बनाना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष की सरकार बनती है तो वह क्या होगा कि इंग्लैंड के राजा जॉन के तरह ही वह अपने पद का दुरुपयोग करने लगेंगे। तो इसका तात्पर्य समझे। अब बात करते हैं कि नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, यानी यह मूल अधिकार, तो आखिर इस अधिकार को मूल अधिकार नाम ही क्यों दिया गया, ठीक है। कुछ और भी नाम दिया जा सकता था, मूल अधिकार ही नाम क्यों दिया गया। तो आइए, इसके 3 कारण हैं। इसी 3 कारण की वजह से इस अधिकार को मूल अधिकार नाम दिया गया। तो चलिए देखते हैं क्या है कि सबसे पहले कारण की बात करें कि यह जो मूल अधिकार है, मतलब जो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास या चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि चूंकि वैसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास या चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो इसी वजह से उस अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। यह पहला कारण। तो चहुमुखी विकास कहने का मतलब कि 4 तरह के विकास को चहुमुखी विकास कहा गया है। कौन कौन सा? तो एक है भौतिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा नैतिक विकास और चौथा आध्यात्मिक विकास। तो यह जो 4 तरह के विकास हैं जिसे चहुमुखी विकास कहा जाता है, तो यह किसी भी नागरिक के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इसी वजह से इस अधिकार को मूल अधिकार नाम दिया गया। दूसरा कारण, चूंकि यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास या चहुमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसी वजह से क्या हुआ कि इस अधिकार का संविधान में उल्लेख किया गया। और सिर्फ संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया, बल्कि संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है, संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार के संबंध में गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहां पर क्या समझे कि चूंकि यह विकास जो है, यह अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इसका उल्लेख कहां पर किया गया? संविधान में किया गया। और चूंकि यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार के संबंध में गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है। और मतलब इसका तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि सरकार इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। मतलब ये वो अधिकार हैं जिसके विरुद्ध सरकार कानून नहीं बना सकती है। अर्थात सरकार भी इस मौलिक अधिकार का, इस मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है जो नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसी वजह से इन अधिकार को मूल अधिकार नाम दिया गया है। तो क्या क्या कारण है?
तीन कारण है। एक, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास या चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है, इसी वजह से। दूसरा, चूंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया और संविधान के द्वारा इसे गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, इसी वजह से। और तीसरा, सरकार भी उस मूल अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, अर्थात सरकार भी जो है उस मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है और उस मूल अधिकार के अंतर्गत अधीन रहकर ही वह कार्य करेगी, इसी वजह से इस अधिकार को मूल अधिकार नाम दिया गया। तो यह तीनों रीजन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो जब मूल संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में भारत के नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वह 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, अभी सिर्फ संक्षेप में जान लेते हैं क्योंकि आज हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं। तो 7 वो जो मौलिक अधिकार हैं वह कौन कौन से, तो पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया था जिसे। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत रखा गया था। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत रखा गया था। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत। छठा, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो यही वो 7 मौलिक अधिकार थे, मूल अधिकार थे, जो मूल संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया था। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर कि यह जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, तो इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से इसे हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और मूल अधिकार से हटाने के बाद इस संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के अंतर्गत इस संपत्ति के अधिकार को शामिल कर लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया, तो इसका मतलब वर्तमान में अब कितने मूल अधिकार या कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और उन 6 मतलब 7 में से किसे हटाया गया, तो वह संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और बाद बाकी जो 6 बच गए तो वही मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो आज यही था परिचय। थैंक यू।